सो वी आर स्टडिंग वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हमने अब तक क्या पढ़ा है, क्या आपको याद है? वी हैव स्टडीड टिल नाउ दैट इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक साथ आ जाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर होता है, और उस वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाता है, कहीं कम एम्पलीट्यूड हो जाता है। सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जहां पर एनर्जी कंटेंट ज्यादा रहेगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जहां पर एनर्जी कंटेंट कम रहेगा, है ना। कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मान लिया हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ के सारे रेज एक ही वेवलेंथ के हो, तो उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहा जाता है। यस और नो? तो इस सोर्स के सामने अगर एक स्लिट रखा जाए तो हमें क्या मिलेगा? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, है ना। सो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, किसी पॉइंट सोर्स से क्या मिलता है हमें? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, ये हमें पता है, राइट। और ये जो डॉटेड स्फेरिकल वेव्स है तो वो क्रेस्ट और ट्रफ को दिखाते हो। तो ये ब्लैक क्रेस्ट है और जो डॉटेड रेड है वो क्या है? ट्रफ है। तो ये कल मैंने दिखाया था आपको, ड्रॉ करके भी दिखाया था इसको, याद है ना। तो इस तरह से क्रेस्ट ट्रफ इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्रेस्ट को दिखा रहे ये ब्लैक से और ट्रफ को दिखा रहे ये रेड डॉटेड वाला, है ना। ये टॉप व्यू इसका दिखा रहा हूं, ठीक है। नाउ सपोज इफ टू स्लिट्स आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ दिस, इसके सामने अगर हम दो स्लिट्स को रखते हैं S1 और S2, ये दो स्लिट्स है। स्लिट मतलब क्या होता है? कार्डबोर्ड शीट के अंदर ऐसे दो छेद बना दो तो बन गए दो स्लिट्स। लेकिन ये स्लिट्स कैसे हैं? ऐसे वर्टिकल लाइन सोर्स की तरह एक्ट करते हैं बेटे। कैसे है? ये लाइन सोर्स है, ठीक है। We get two sets of spherical wavefront from the two slits. तो यहाँ से ऐसे स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेगा, राइट। S1 का तो S1 के सारे ऐसे क्रेस्ट ट्रफ ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी तरह S2 के भी ऐसे ये वेवफ्रंट्स आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो S1 S2 के ये वेवफ्रंट्स है। अब एक पॉइंट P ऐसा है जहां पर क्रेस्ट इज मीटिंग द क्रेस्ट। ये जो पॉइंट P आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर क्रेस्ट इज मीटिंग द क्रेस्ट, है ना। तो जब क्रेस्ट और क्रेस्ट एक दूसरे से मिलते हैं तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? उसका नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं उसी को जहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ना। और वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो उतना ज्यादा ब्राइट लगेगा वो पॉइंट। इंटेंसिटी बढ़ने के कारण वो पॉइंट कैसा लगेगा? ब्राइट पॉइंट लगेगा। सो उसको ब्राइट बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइट बैंड, ठीक है। अब पॉइंट Q को देखिए। पॉइंट Q जहां पर ट्रफ एंड ट्रफ आर मीटिंग ईच अदर, देयर आल्सो इंटेंसिटी विल इंक्रीज, है ना। क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ, सो देयर विल बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इसलिए वो बन जाएगा एक ब्राइट बैंड। लेकिन R पॉइंट को देखो। R पॉइंट को अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पर क्रेस्ट इज मीटिंग द ट्रफ। R पॉइंट पर देखो ध्यान से, क्रेस्ट किसको मिल रहा है? ट्रफ को। रेड और ये ब्लैक लाइन, red and black line are meeting each other and therefore we can say कि यहाँ पर इस R पॉइंट पर
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव मतलब जहां पर एम्पलीट्यूड कम हो जाता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सो मेनी ब्राइट एंड डार्क बैंड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। और अगर इसके आगे कोई स्क्रीन रखा जाए, अगर इसके आगे कोई इस तरह का स्क्रीन अगर हम रखते हैं तो होगा क्या, तो यहाँ पर सेंटर में आपको मिलेगा ब्राइट बैंड। ये बीबी मतलब क्या है, ब्राइट बैंड, है ना, और डार्क बैंड। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ये ब्राइट बैंड सेंटर में, इसके बाजू में दो ऐसे डार्क बैंड मिलेंगे, फिर दो ब्राइट बैंड, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा फिक्स्ड है ना। तो इस जिस तरह से ये वेवफ्रंट्स आगे बढ़ रहे हैं वो इस तरह का एक फिक्स्ड पैटर्न, ब्राइट बैंड उसके बाद डार्क बैंड उसके बाद ब्राइट बैंड उसके बाद डार्क बैंड, ऐसा एक पैटर्न बनाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर। इस पैटर्न को कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या कहा जाता है इसको, इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसको सब लोग लिख लें फटाफट, नोट दिस डाउन। तो यहां तक क्लियर है, ओके। सो यही रीडिस्ट्रीब्यूशन ये हमने कल लिखा था बेटे, ओके। अब इसका डेरिवेशन हम देखने जा रहे हैं, तो सब लोग ध्यान से देखिए ये डेरिवेशन क्या है। इन दिस डेरिवेशन सबसे पहले ऊपर जो लिखा है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस, है ना। सो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी due to superimposition of two or more waves is called as interference. So interference में क्या होता है, redistribution of energy होती है। So redistribution of energy को ही हम interference कहते हैं। अब ये इंटरफेरेंस जो पैटर्न है इसके लिए कुछ हमें डेरिवेशन करना है, तो सब लोग ध्यान दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। फाइनल एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिए। देखिए, कंसिडर द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2। दो वेव्स को कंसिडर करिए, S1 and S2. They interfere at a point P on the screen. Okay? तो वो किसी पॉइंट P जो स्क्रीन पे है उसके ऊपर इंटरफेयर करेंगे। Their equations are given by y1 equals to a sin omega t। तो ये वेव का इक्वेशन है, yes or no? So this is the equation of the wave। तो वेव का इक्वेशन हमने लिख दिया। दो वेव्स है अलग अलग, एक है y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, दूसरा y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। और ये दोनों में फाई जो होगा वो फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज फाई। लिख लिया ये सबने। सो वी आर राइटिंग द डेरिवेशन फॉर द इंटरफेरेंस, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा, S1 एंड S2 ये दोनों वेव्स हैं। स्लिट S1 स्लिट S2, ये स्लिट्स के नाम दे दिए हमने, और उनसे आने वाले वेव्स y1 एंड y2। सो a sin ओमेगा t एंड दूसरा है a sin ओमेगा t प्लस फाइव। और फाइव क्या है, दोनों का फेज डिफरेंस। अब अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा।
तो ये क्या है बेटे, इसमें S1 and S2, these are the two slits. S1 and S2, these are the two slits. और ये दो स्लिट में से एक वेव यहां से पॉइंट P तक पहुंचा और दूसरा S2 से यहां तक पहुंचा, राइट। ये Y1 और Y2 ये दो वेव्स पॉइंट P तक पहुंचे। अब ये जो O पॉइंट है, ये O पॉइंट सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। O पॉइंट क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो वेव इक्वेशन यहाँ पर बनेगा, तो ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन हम कह सकते हैं y1 प्लस y2 बनेगा, राइट। और y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस फाइव, इस तरह से ऐड करना होगा दोनों को। तो देखो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो दोनों को जब मैंने ऐड कर दिया तो a sin ओमेगा t प्लस फाइव जो था, तो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने? यस, इट इज a sin ओमेगा t प्लस फाइव is sin a प्लस b। तो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? sin a cos b प्लस cos a sin b, यस और नो? sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट। सो इस तरह इसको एक्सपेंड कर दिया। जब इस तरह से इसको एक्सपेंड किया बेटे, तो अब इसमें a sin ओमेगा t अगर पहले दो टर्म्स में से कॉमन ले ले हम, पहले दो टर्म्स में से a sin ओमेगा t को कॉमन अगर ले ले, तो ये बचेगा 1 प्लस cos फाइव प्लस a cos ओमेगा t sin फाइव, राइट। तो अगर इसमें a ब्रैकेट 1 प्लस cos फाइव, अगर उसको r cos फाइव बोले हम, और a sin फाइव को r cos थीटा अगर ऐसे कहे, तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता? ये एक एजम्पशन कर दिया हमने। ये क्या एजम्पशन था कि a ब्रैकेट 1 प्लस cos फाइव को हमने बोल दिया r cos फाइव, और a sin फाइव को हमने बोल दिया r cos थीटा। अगर ऐसा कहें हम इसको, तो अब इसको लिख सकते हैं ये इस तरह से r sin ओमेगा t cos थीटा प्लस r sin थीटा cos ओमेगा t, यस और नो, है ना। ये थोड़ा यहाँ पर मैं गलत लिख दिया शायद, इसको ना r cos थीटा कर दो, इसको r cos थीटा कर दो, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, we have to make it r cos थीटा, ओके। यहाँ पर दिस शुड बी r cos थीटा, हाँ, ध्यान में रखो। r cos थीटा, तो अब इन दोनों को 1 और 2 को अगर ऊपर वाले इक्वेशन में रखा जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर बनेगा r sin ओमेगा t cos थीटा प्लस r sin थीटा cos ओमेगा t, and this is the formula for sin of a plus b, right? तो sin of a plus b का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो क्या? sin of a plus b होता है sin a cos b प्लस
cos A sin B. Sin of A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. ये ध्यान रखना है बेटे। क्लियर? अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, so this equation represents simple harmonic motion. ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, क्योंकि वेव्स में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं पार्टिकल्स के, तो उस वजह से वेव का इक्वेशन एसएचएम के इक्वेशन के बराबर होता है। इट्स एम्पलीट्यूड इज आर एंड स्क्वायरिंग अगर कर दिया हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को, जो हमारे इक्वेशन 1 एंड 2 अभी अभी आए थे, अगर उनको हमने स्क्वायर करके ऐड अगर कर दिया तो ये आर जो बनेगा आपका, तो इसका स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये दूसरा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो इसमें से हमने क्या कर दिया, इसमें हमने साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 को 1 बना दिया। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 कितना 1, राइट? तो 1 प्लस 1 कितना 2, क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर बना ये 2, है ना? और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया सब में, 2 प्लस 2 कॉस 5, तो 2 बाहर आया, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5, ओके। और 1 प्लस कॉस 5 को हाफ एंगल फॉर्मूला से लिख सकते हैं हम, तो हाफ एंगल फॉर्मूला से ये बनेगा 2 cos स्क्वायर 5/2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला सबको पता है क्या? है ना हाफ एंगल फॉर्मूला? सो हाफ एंगल फॉर्मूला में अगर यहाँ पर मैं लिखूं cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा, अगर इसका आधा करें हम cos थीटा, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस माइनस 1 को उस साइड में भेजो, तो ये बनेगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यही वो फॉर्मूला है, और इसीलिए हमने 1 प्लस cos 5, तो ये 1 प्लस cos थीटा, इसकी जगह पर क्या आया, तो इसकी जगह पर आया 2 cos स्क्वायर 5/2, 2 cos स्क्वायर 5/2, क्लियर? तो इसीलिए ये 2 इंटू 2 बनेगा 4,
2 into 2 कितना 4 and therefore this will be 4a square cos square 5 by 2 is r square और इसका दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले लें हम तो इंटेंसिटी I is directly proportional to r square मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो a स्क्वायर की जगह वो इंटेंसिटी आएगा I नॉट cos स्क्वायर 5 by 2। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी is nothing but 4 I naught cos square 5 by 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना है, ठीक है। इसको एक मिनट आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा इसको ना। So this is your I equals to 4 I naught cos square 5 by 2। तो लिख लिया यहां तक सबने, आगे बढ़े अभी। अब हम देखने वाले हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंज, इसी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसी को? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो कि जब हम कहते हैं कि आपका जो इंटेंसिटी आया था या फिर आपका जो एम्पलीट्यूड आया था, वो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? ये देखिए, ये फॉर्मूला था आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 by 2, है ना। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 by 2। तो यहां से आर क्या होगा? आर होगा 2a स्क्वायर की जगह 2a cos 5 by 2, ऐसे होगा, यस और नो। तो इसी तरह यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम देखेंगे कि cos 5 by 2 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ±1 है ना, क्योंकि r अपना cos 5 by 2 2a cos 5 by 2 आया था, तो वो ±1 होना चाहिए। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो cos स्क्वायर 5 by 2 शुड बी 1, यस और नो। और इसीलिए कौन से एंगल्स के लिए ये पॉसिबल है?
सो इट इज पॉसिबल फॉर फाई इक्वल्स टू 0। cos 0 कितना, cos 0 होता है 1, है ना, तो ये आ गया। फिर cos फाई का वैल्यू 2 पाई, जब 2 पाई रखूंगा तो 2 पाई बाय 2, है ना, और फिर वो 2 2 कैंसिल, सो cos पाई होता है -1, -1 का स्क्वायर फिर से 1, तो आ गया। 2 पाई के लिए भी सही है। तो वैसे 4 पाई के लिए भी होगा 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई। तो इतने सारे एंगल्स के लिए आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, करेक्ट, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर गेटिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर दीज फेज एंगल्स। ये फाई क्या है, यहाँ पर लिखूं मैं, where phi is the phase difference, इसमें between two waves, phase difference between the two waves, ठीक है। ये दो waves कहाँ से आ रही है, these two waves are coming from the S1 and S2 sources। अब इसी से रिलेटेड होता है पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस क्या है सर, तो फेज डिफरेंस एंगल में होता है, तो उसी का इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस, मतलब उसका कितना डिस्टेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है डिस्टेंस इन मीटर्स, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई वेव है, इस तरह का वेव है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जनरली दिस इज 0। इसका पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, मतलब कितना फेज कंप्लीट हुआ, 2 पाई, इसका आधा कितना, पाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, लैम्डा, करेक्ट। सो 2 पाई फेज, ये फेज होता है पाई, और ये जो लैम्डा होता है ये होता है पाथ डिफरेंस, जिसको x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस का इक्विवेलेंट होता है पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस कहलाता है डेल्टा x। सो फेज मतलब एंगल, पाथ मतलब डिस्टेंस, फेज मतलब एंगल, पाथ मतलब डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की बात चल रही है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। सो 2 पाई के लिए लैम्डा, अगर 2 पाई फेज डिफरेंस तो लैम्डा पाथ डिफरेंस। तो उसी तरह यहाँ पर अगर देखो ये 0, देखो 0 के लिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 पाई, तो 2 पाई के लिए क्या होगा, लैम्डा, 4 पाई के लिए 2 लैम्डा, 6 पाई के लिए 3 लैम्डा, ऐसे आएगा, यस और नो। और ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक, अप टू n लैम्डा, where n equals to 0, 1, 2, 3 and so on। ये समझा, क्लियर। तो इसीलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द ब्राइट बैंड, जो भी अपना ब्राइट बैंड बना था, उस ब्राइट बैंड पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगा 4a स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर, या फिर हम उसको इन टर्म्स ऑफ दिस पाथ डिफरेंस कह सकते हो। तो इसका जनरल जो इक्वेशन बना वो यहाँ पर लिखना अनिवार्य है कि डेल्टा x इक्वल्स टू n लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये ध्यान रखना, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, या फिर ब्राइट बैंड, या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। उसी तरह कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी भी होता है। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ये 0 होना चाहिए, और जहां पर 0 होना चाहिए तो ये cos स्क्वायर 0, राइट।
और जब ये cos स्क्वायर 0 की हम बात करेंगे तो cos 5/2 0, तो 5 का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इतने सारे वैल्यूज, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से 2n-1 पाई, है ना। तो उसका जनरल फॉर्म क्या हुआ, 2n-1 पाई। ये हो गया आपका फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। लेकिन अगर इसको पाथ डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है तो अब कैसे लिखना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ये पहला वाला लिख लिया आपने, ये पहले लिख लो, मेक इट फास्ट।